गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस की चैप्टर 6 का टॉपिक रासायनिक समीकरण, इसकी विशेषताएं और इसकी सीमाएं पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं हम, किसी भी पदार्थ, ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और एक नया पदार्थ बनता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब इस रासायनिक परिवर्तन को हमें अगर प्रदर्शित करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी जिन पदार्थों के बीच में आपस में क्रिया हो रही है उन पदार्थों के प्रतीक चिन्ह और सूत्र के माध्यम से हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को प्रतीक चिन्हों के द्वारा या फिर अणुसूत्र के द्वारा प्रदर्शित करना, उसे ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में क्रिया होती है तो उससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को अगर हमें लिखना है, प्रदर्शित करना है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे। जैसे कार्बन है, कार्बन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, C, कार्बन का C होता है, और ऑक्सीजन को हम O2 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम CO2 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच क्रिया से बन रहा है CO2 गैस। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इस रासायनिक समीकरण में देखिए, जिन दो पदार्थों के बीच में आपस में क्रिया हो रही है उन पदार्थों को क्रियाकारक या अभिकारक कहा जाता है, और इससे जो नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं या क्रियाफल कहते हैं। इनके बीच में जो तीर का निशान दिखाई दे रहा है, ये तीर का निशान क्या प्रदर्शित करता है, इस अभिक्रिया के होने की दिशा को बताता है। यानी कि इसमें अभिक्रिया जो हो रही है वो इस दिशा में हो रही है। तो ये रासायनिक समीकरण हो गया। अब रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए कुछ चरण, कुछ नियम दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है कि जो भी रासायनिक समीकरण लिखा जाता है उसमें सबसे पहले क्रियाकारक लिखे जाते हैं, उसके बाद तीर का निशान लगाया जाता है और उसके आगे उत्पाद लिखे जाते हैं, यानी जो क्रियाफल है उसे लिखा जाता है ना। फिर सेकंड पॉइंट देखिए, क्रियाकारक और उत्पाद जो होते हैं अगर संख्या में एक से अधिक होते हैं तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह यानी कि धन का चिन्ह लगाया जाता है। थर्ड पॉइंट, रासायनिक संयोजन का एक नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसके अनुसार क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होता है उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का होना ज़रूरी है, आवश्यक है। यानी कि संपूर्ण अभिक्रिया में द्रव्यमान जो होता है वो संरक्षित रहता है, एक जैसा बना रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के बाईं तरफ के परमाणु की संख्या और तीर के निशान के दाईं तरफ के तत्व के परमाणु समान होना ज़रूरी है। अगर ये समान नहीं होती है तो वह समीकरण असंतुलित समीकरण कहलाता है या कंकाली समीकरण कहलाता है, और उसे एक विधि है, अनुमान विधि, जिसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। इसके द्वारा उस सब असंतुलित समीकरण को संतुलित किया जाता है। जैसे इसमें आपके उदाहरण दिया गया है, इस समीकरण में देखिए आप, प्रोपेन प्लस ऑक्सीजन, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। अब प्रोपेन जो है उसमें कार्बन के 3 परमाणु हैं, जबकि राइट साइड में आप देखेंगे तीर के निशान के दाईं तरफ कार्बन का केवल एक ही परमाणु है। इसका मतलब ये है कि ये समीकरण असंतुलित है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 8 परमाणु हैं तीर के निशान के बाईं तरफ, और तीर के निशान के दाईं तरफ केवल 2 ही हाइड्रोजन के परमाणु हैं, और ऑक्सीजन का यहाँ पर 2 परमाणु दे रखे हैं, जबकि राइट साइड में केवल एक ही परमाणु दे रखा है। यानी कि ये पूरा ही समीकरण क्या है, असंतुलित है। तो इसे हम संतुलित किस प्रकार करेंगे, जैसे सबसे पहले हमने कार्बन को संतुलित करना है, तो कार्बन के 3 परमाणु दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3, ताकि कार्बन के भी 3 परमाणु हो जाए, ताकि इस कार्बन जो होगा दोनों तरफ क्या हो जाएगा, ये संतुलित हो जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन का देखेंगे हम, 8 परमाणु हैं,
बाईं तरफ, और दाईं तरफ इसे बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 4 लिखना होगा। तो 4 और 2 ये आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन के 8 परमाणु हो जाएंगे। उसके बाद ऑक्सीजन का अगर हम देखेंगे, दोनों तरफ समान करना है हमें, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2। और अगर यहाँ हम देखें तो ऑक्सीजन की कुल परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ऑक्सीजन की 2 और 3 को 2 से गुणा करेंगे यानी कि 6 परमाणु, और यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 परमाणु यानी कि 6 और 4 10 परमाणु ऑक्सीजन की यहाँ पर राइट साइड में है, दाईं तरफ है तीर के निशान के। तो हमें तीर के निशान के बाईं तरफ भी 10 ऑक्सीजन के परमाणु चाहिए, तब ये समीकरण संतुलित होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 5 लिखा है, ताकि 5 और 2 आपस में गुणा होकर के कितने हो जाएंगे, 10 परमाणु। अब ये हमारा पूरा जो समीकरण है वो क्या है, संतुलित है। कार्बन के देखिए एक बार, 3 परमाणु लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी 3 परमाणु है कार्बन के। यहाँ पर हाइड्रोजन के 8 परमाणु है लेफ्ट साइड, और राइट साइड भी कितने हो जाएंगे, 4 × 2 8 परमाणु। ऑक्सीजन के यहाँ पर 5 को 2 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 ऑक्सीजन के परमाणु। और राइट साइड में अगर हम देखेंगे तो 3 × 2 6 हो गया, एंड +4 यानी कि 10 ऑक्सीजन के परमाणु। अब ये समीकरण जो है वो क्या है, संतुलित समीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार से कोई भी अगर असंतुलित समीकरण है तो उसे इस हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा संतुलित किया जा सकता है। अब 6 पॉइंट देखिए, समीकरण जो लिखे जाते हैं रासायनिक समीकरण, उसमें अभिकारक और उत्पाद, उनकी भौतिक अवस्थाएं क्या है, वो ठोस है, द्रव है या गैस है, उसके लिए भी देखिए आपको, जैसे कि कार्बन है, कार्बन क्या है, ठोस है, इसलिए इसमें इसके आगे छोटा सा ब्रैकेट बना करके, कोष्ठक बना करके इसमें S लिखा गया है। S का मतलब क्या हो जाएगा, सॉलिड यानी कि ठोस। फिर ऑक्सीजन एक प्रकार की गैसीय अवस्था है, इसलिए ब्रैकेट में इसकी क्या लिखा जाता है, g लिखा जाता है, जो गैसीय अवस्था को प्रदर्शित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये भी क्या है, गैस है एक प्रकार की, तो इसमें भी क्या लिखा गया है, ब्रैकेट में G लिखा गया है, जो कि गैसीय अवस्था को प्रदर्शित करता है। अगर कोई क्रियाकारक के उत्पाद द्रव है तो उसके लिए L लिखा जाता है, l। तो इस प्रकार से समीकरण को संतुलित करने के पश्चात अभिकारक और उत्पादों की भौतिक अवस्था को बताने के लिए इस प्रकार से ठोस, द्रव और गैस भी इस समीकरण में लिखा जाता है। उसके बाद 7 पॉइंट देखिए, अगर अभिकारक और उत्पाद जलीय विलयन के रूप में होते हैं, अगर वो जलीय विलयन होता है, जल में उसका विलयन बनाया हुआ होता है, जैसे कि आपके इसमें उदाहरण में देखिए आप, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि ठोस होता है, सॉलिड होता है, प्लस जल H2O क्या होता है, जल, जो कि लिक्विड में होता है, द्रव अवस्था में होता है, और इससे जो नया पदार्थ बन रहा है, ये बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या होता है, जलीय विलयन होता है, चूने का जो होता है जलीय विलयन होता है, इसलिए इसको AQ लिखा गया है। AQ यानी कि एक्वियस सॉल्यूशन, इसको हम जलीय विलयन कहते हैं। अब 8 पॉइंट देखिए, अगर अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो दोनों दिशाओं में तीर का निशान बनाया जाता है। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, जो कि दोनों दिशाओं में चलती है। मतलब इसमें क्या होगा, जैसे हम देख सकते हैं कि पानी है, उससे बर्फ़ भी बनाया जा सकता है, और बर्फ़ से फिर से पुनः पानी में भी उसको बदला जा सकता है। तो उसके लिए उसके बीच में तीर का निशान जो लगाया जाता है वो किस प्रकार से लगाया जाता है, दोनों दिशाओं में। तो इसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरण में उत्क्रमणीय अभिक्रिया होने पर इस प्रकार से तीर के निशान लगाए जाते हैं, यानी प्रयुक्त किए जाते हैं। उसके बाद देखिए 9 पॉइंट, कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिनको करने के लिए, जिन पदार्थों के बीच में अभिक्रियाओं के होने के लिए कुछ आवश्यक ताप और दाब की आवश्यकता होती है, यानी कुछ आवश्यक टेम्परेचर उनको दिया जाता है, कुछ तापमान दिया जाता है या दबाव बनाया जाता है, तब जाकर के वो अभिक्रियाएं होती हैं। तो वो जो होता है ताप और दाब, वो कहाँ लिखा जाता है, जैसे जो भी तीर का निशान है, तीर के निशान के ऊपर की ओर वो उस आवश्यक ताप और दाब को लिखा जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो अभिक्रिया होती है N2 + 3H2, इसके बीच अभिक्रिया
ऐसे ही नहीं हो जाती, मतलब उसके लिए क्या होता है, कुछ आवश्यक तापमान की आवश्यकता होती है और दाब की भी आवश्यकता होती है, तब जाकर के उनके बीच आपस में क्रिया होती है और अमोनिया गैस बनती है, यानी कि NH3 अमोनिया गैस एक नए पदार्थ के रूप में बनती है। तो इसके लिए जो आवश्यक ताप है वो कितना दे रखा है इसमें, 773 केल्विन टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो वायुमंडलीय दाब है वो इसमें आवश्यक होता है, जो तीर के निशान के ऊपर की ओर लिखा जाता है। अब 10th पॉइंट देखिए, कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है कि अभिक्रिया के होने पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ना, तो वो अभिक्रिया तो क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिनको ऊष्मा दी जाती है तब वो अभिक्रिया होती है और उसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो उन अभिक्रियाओं को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, अगर ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसके लिए धन चिन्ह का प्रयोग, यानी कि प्लस का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और उसके आगे ऊष्मा की मात्रा को लिखा जाता है। और अगर ऊष्माशोषी अभिक्रिया है तो उसमें ऋण चिन्ह का उपयोग किया जाता है और उसके आगे ऊष्मा की मात्रा को लिखा जाता है। और ऊष्मा को प्रदर्शित करने के लिए डेल्टा का प्रयोग किया जाता है। ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है इसे डेल्टा कहा जाता है, जैसे कि आप इसमें उदाहरण में देख ही सकते हैं। फिर 11th पॉइंट देखिए, इसमें 11th पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है इसमें कि अगर कोई भी रासायनिक कई बार ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो आसानी से नहीं हो पाती है, उसके लिए किसी न किसी उत्प्रेरक का मतलब होता है ऐसे रासायनिक पदार्थ जो किसी भी अभिक्रिया की गति को बढ़ाने का काम करते हैं, है ना, तो उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे यहाँ पर एथीन है, एथीन की क्रिया जब हाइड्रोजन से की जाती है तो वो क्या होता है, आसानी से क्रिया नहीं करते हैं आपस में, तो उसके लिए इसमें निकल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से इनके बीच की अभिक्रिया आसानी से हो जाती है और उससे एक पदार्थ नया बनता है एथेन, है ना। तो ये जो उत्प्रेरक है वो भी कहाँ लिखे जाते हैं इसमें रासायनिक समीकरण में, तीर के निशान के ऊपर की ओर लिखे जाते हैं। तो ये है रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण और उसके कुछ नियम। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। रासायनिक समीकरण की क्या विशेषताएं हैं, सबसे फर्स्ट देखिए, रासायनिक समीकरण के द्वारा क्रियाकारक और उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी, जैसे कि अणुओं की संख्या कितनी है, द्रव्यमान कितना है, भौतिक इसके बारे में भौतिक अवस्था वगैरह। सेकंड पॉइंट देखो, भौतिक अवस्था की जानकारी भी इससे प्राप्त हो जाती है कि पदार्थों की भौतिक अवस्था क्या है, ठोस है, द्रव है, गैस है या जलीय विलयन है। थर्ड पॉइंट देखिए, अगर रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो भी आवश्यक ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि के बारे में भी रासायनिक समीकरण के द्वारा पता लगाया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट के अनुसार क्या दे रखा है इसमें कि रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया जो है वो ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी, इसका भी पता लगाया जा सकता है, यानी कि उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है या ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। लास्ट पॉइंट देखिए, समीकरण जो होता है अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की भी जानकारी देता है, यानी कि अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चल सकती है या केवल एक ही दिशा में चलती है, इसका भी पता हमें समीकरण से पता लगता है। तो ये हो गए रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। अब है रासायनिक समीकरण की सीमाएं। अब इसमें रासायनिक समीकरण की फर्स्ट सीमा क्या दे रखी है इसमें, यानी इसकी क्या लिमिटेशंस है। सबसे फर्स्ट है कि अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी नहीं देता है, यानी कि कोई भी रासायनिक समीकरण को देख करके हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि इसके जो पदार्थ नया पदार्थ बन गया उसके आगे और अभिक्रिया होगी या फिर वो उस पदार्थ के आगे और अभिक्रिया होनी है या ना नहीं होनी है, उसका पता इसके द्वारा नहीं लगाया जा सकता है। फिर सेकंड पॉइंट देखिए इसमें कि रासायनिक समीकरण के द्वारा क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है। सांद्रता क्या मतलब होता है, कंसंट्रेशन, यानी कि किसी भी पदार्थ की जो मात्रा है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है उसके बारे में इस रासायनिक समीकरण के द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता है। तो ये इसकी दो सीमाएं हैं। तो आज हमने इस चैप्टर में रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा, रासायनिक समीकरण की जो चरण है उसको किस प्रकार से लिखा जाता है, उसके कुछ नियम हैं वो पढ़े, और रासायनिक समीकरण की विशेषताएं और सीमाएं पढ़ी। इनको आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है। थैंक यू।